दोस्तों नमस्कार, जय गुरुदेव, नमो निखिल। आज की इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो हस्तरेखा विज्ञान की क्लास है। आप इस क्लास में हस्तरेखा विज्ञान से संबंधित जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। वैसे आप लोगों को ये बताया गया होगा कि ये हमारी एक डेमो क्लास है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारी जो डेमो की क्लास होती है ये हमारी कोई और क्लास हो, जो भी हमारी क्लास होती है वो कंफर्म है कि उस क्लास के अंदर हम आपको कुछ न कुछ आपके जीवन में काम आने वाली चीजें ही बताते हैं। और यहां से प्रॉपर आपको एक नॉलेज मिलेगा जो आपकी लाइफ के अंदर आपके काम है। देखिए, मेरा एक निवेदन है सब लोगों से, या मेरा एक रूल है कि जो भी लोग क्लास ज्वाइन कर रहे हैं उन सबके कैमरे ऑन होना जरूरी है। चाहे आप डेमो में आए, चाहे आप मेन कोर्स में आए, अगर हमारे साथ जुड़ना है तो आपको अपने कैमरे ऑन करके बैठना पड़ेगा। तो आप जो भी जिस भी स्थिति में हैं अपने अपने कैमरे ऑन कर लीजिए। अगले 5 मिनट में सबके कैमरे ऑन होने चाहिए, ये बहुत जरूरी है। कारण क्या है कि जब आप स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं तो टीचर आपके सामने होता है और वो एक एक बच्चे की शक्ल देखता है और उसको पता होता है कि कौन सा स्टूडेंट उसकी बात पे गौर कर रहा है और कौन सा स्टूडेंट उसको इग्नोर कर रहा है। तो जो मैसेज वो डिलीवर करना चाहता है वो सच में वहां तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, वो उन सब की शक्ल देख पाता है। क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है तो इसमें माध्यम जो है वो क्या है कि आप लोगों के कैमरे ऑन होंगे तो मैं देख पाऊंगा कि मैं जो कुछ आपको डिलीवर करना चाह रहा हूं वो सच में आप तक डिलीवर हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा। अगर आपके कैमरे ऑफ हैं तो इसका मतलब है कि आप क्लास नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, आप सिर्फ टाइम पास करने के लिए आए। तो मेरा उन लोगों से अनुरोध है जो सिर्फ टाइम पास करने के लिए आए हैं, तो प्लीज क्लास छोड़ के चले जाओ। अपना जो जरूरी काम है वो कर लीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। अपना समय बर्बाद ना करें। तो दोस्तों, मेरा नाम पामिस्ट रतन है। मैं राजस्थान के खेतरी से हूं। परम पूजनीय सदगुरु डॉक्टर नारायण दत्त सिरमाली जी का शिष्य हूं और परम पूजनीय सदगुरु डॉक्टर भोजराज द्विवेदी जी का शिष्य हूं। मैं, अगर कोई ट्रेवलिंग कर रहा है तो कैमरा ऑन ना करें। वो मतलब कि रिस्क नहीं लेना है। अगर घर में है तो कैमरा ऑन करिए बेटे। दोस्तों, मैं पिछले 38 वर्षों से हस्तरेखा विज्ञान का विद्यार्थी हूं और लगभग पिछले 12 सालों से मैं हस्तरेखा विज्ञान सिखा रहा हूं। अब तक हजारों लोगों को यह विद्या सिखा चुका हूं। हमारी चाहे डेमो क्लास हो चाहे हमारी रेगुलर क्लास हो, हर क्लास में हमारा एक ही मकसद होता है कि हम समाज को कुछ दे पाए, कुछ उसको बता पाए जो उनके जीवन में काम आए। तो आज की ये जो क्लास है, इस क्लास में भी आपको वैल्यूएबल ज्ञान मिलेगा जो आपके जीवन में काम आएगा, ये मेरा विश्वास है। तो सबसे पहले तो मेरा आप सब लोगों से एक सवाल है कि प्लीज आप सब लोग मुझे ये बताएं कि कितने लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी की किसी न किसी फील्ड से जुड़े हुए हैं। आप न्यूमरोलॉजिस्ट हो सकते हैं, आप पामिस्ट हो सकते हैं, आप टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, आप वास्तुशास्त्री हो सकते हैं। तो जो भी है तो प्लीज सारे लोग मुझे कमेंट करके बताएं। तो मैं क्लास का लेवल आपके हिसाब से ही मैं लेकर के चलूंगा कि मेरे साथ में किस लेवल के लोग जुड़े हुए हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आगे जो है क्लास को कर पाऊंगा, वो मेरे लिए ठीक भी रहेगा। क्योंकि आप लोगों का जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपको ज्ञान दूंगा, बताऊंगा, तो वो ज्यादा बेटर तरीके से आप लोग उन चीजों को सीख पाएंगे। तो हम लोग सीख पाएंगे। तो जो फ्रेशर है वो फ्रेशर खाली ऐप लिख सकते हैं, और जो एस्ट्रोलॉजर है वो खाली ए लिखेंगे तो चलेगा। तो यहाँ पर न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु फ्रेशर, फ्रेशर एस्ट्रोलॉजर, फ्रेशर, फ्रेशर वास्तुशास्त्र, फ्रेशर, ओके,
फ्रेशर, लर्निंग न्यूमरोलॉजी, फ्रेशर। ओके। तो मतलब यहाँ पर ज्यादातर जो लोग हैं वो बिल्कुल फ्रेशर हैं, नए हैं। आप ये मान के चले कि ज्यादातर लोग बिल्कुल फ्रेशर हैं, नए हैं। तो हम ऐसा है, क्लास को बिल्कुल बॉटम से शुरू करते हैं, शुरू से शुरू, कि जहां पर बिल्कुल ऐसा मान करके चलते हैं कि आप लोग बिल्कुल फ्रेश हैं, नए हैं। और उसी के अकॉर्डिंग हम आज की इस क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, हस्तरेखा विज्ञान अपने आप में एक बड़ा ही विशेष सब्जेक्ट है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर इंसान को जरूर सीखना चाहिए। मतलब बाकी की चीजें आप सीखें ना सीखें आपकी मर्जी है, लेकिन हस्तरेखा विज्ञान सभी को सीखना चाहिए। अब ऐसा ऐसे लिए नहीं है कि मैं एक पामिस्ट हूं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि आपको सबको हस्तरेखा विज्ञान सीखना चाहिए, इसलिए नहीं। हस्तरेखा विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके जीवन में बड़ा काम का है। आप एक आम इंसान हैं तो भी ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो आपको तो जरूरी सीखना ही सीखना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी को इंट्रो देते हो कि आप क्या करते हैं और आप बताते हो कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं, तो सामने वाला सबसे पहले आपके सामने हाथ करेगा कि देखो मेरे हाथ में क्या लिखा है। वो आपको ना नंबर बताएगा ना वो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएगा, वो सबसे पहले आपके सामने अपना हाथ ही आगे करता है। तो एस्ट्रोलॉजर को तो वैसे बहुत जरूरी है, सीखना ही चाहिए। लेकिन आम आदमी को भी सीखना चाहिए। क्यों सीखना चाहिए इसका रीजन मैं आप लोगों को बता देता हूं। हम जीवन में अनेक लोगों से व्यवहार करते हैं। हम किसी से मित्रता करते हैं, किसी से बिजनेस पार्टनरशिप करते हैं, किसी से लाइफ का पार्टनरशिप करते हैं। हमारे जीवन में अलग अलग अनेक प्रकार के लोग आते हैं। और नेचुरल बात है, सामाजिक व्यक्ति हैं हम, सामाजिक जीव हैं। तो हमें समाज में दूसरे लोगों से हमारा कोई ना कोई व्यवहार होता ही होता है। अब जिन लोगों से आप जुड़ रहे हैं वो इंसान सही इंसान है या गलत इंसान है, उसकी पहचान आप कैसे करें। अक्सर हमारे आपने देखा होगा कि हम जिस व्यक्ति के ऊपर विश्वास करते हैं वही व्यक्ति हमारे साथ में धोखा करके जाता है। क्या ऐसा होता है? नहीं होता। धोखा कहां मिलता है? जहां पर आप विश्वास करते हो। तो क्या कोई ऐसी चीज है जो आपको इस प्रकार की परेशानी से बचा सके? तो यस, आपका हाथ। यानी आप सामने वाले व्यक्ति का हाथ दूर से देख करके उस व्यक्ति के विषय में जान सकते हैं कि वो इंसान कैसा है। आपको उस व्यक्ति से दोस्ती करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। वो आपके लिए हार्मफुल है या वो आपके लिए सहायक है। इन लिए हमें जीवन में हर हालत के अंदर और कुछ सीखे ना सीखे, लेकिन पामिस्ट्री मेरे हिसाब से सभी को जरूर सीखनी चाहिए। ओके, विकास जी कह रहे हैं कि मेरा सिक्स सेंस बहुत तगड़ा है और मुझे पहले घटने वाली घटनाएं घटित दिख जाती हैं, तो इसलिए मैं पामिस्ट्री सीखना चाहता हूँ। तो ये भी एक रीजन, अच्छी बात है। आपने अपना रीजन खुद ढूंढ लिया तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि हम सब सामाजिक प्राणी हैं और समाज में हमारा अनेक लोगों से अनेक प्रकार का व्यवहार होता है। और अगर आपको अच्छे लोग अपने जीवन में चाहिए, आपके जीवन में कुछ गलत ना घटित हो, इसके लिए आपको पामिस्ट्री हर हाल में सीखनी ही चाहिए। मैं एक आम व्यक्ति की बात कर रहा हूं। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो अपने बच्चों को, अपनी बीवी को भी आपको पामिस्ट्री सिखानी चाहिए। अगर आप आम आदमी हैं तो भी आपकी फैमिली को, सबको पामिस्ट्री आनी चाहिए। तो ये हर कोई व्यक्ति चाहता है कि हमें कुछ ऐसा पता हो जिससे कि हम सही गलत की पहचान कर सकें। क्या सब लोग ऐसा चाहते हैं, नहीं चाहते हैं? प्लीज कमेंट करें, सारे लोग मुझे बताएं। क्या आप ऐसा चाहते हो कि जीवन के अंदर आपको कहीं भी किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े?
मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो जीवन के अंदर ठगना चाहता है कि भाई मैं तो ठगा जाऊं, कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा तो कोई भी व्यक्ति नहीं है। हर इंसान ये चाहता है कि वो जीवन के अंदर, मतलब कि सही तरीके से पीसफुली जीवन जिए। उसके जीवन में कोई ऐसी घटना नहीं हो, चाहे वो रिलेशनशिप की है, चाहे वो पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप की है, चाहे आम व्यक्ति। मान के चलो हम अगर मित्रता भी किसी व्यक्ति के साथ में कर रहे हैं जीवन के अंदर, तो किस व्यक्ति को अपने घर तक एंट्री देनी है और किस व्यक्ति को नहीं देनी है, हमें इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि अक्सर पास बैठ के ही लोग गला काटते हैं। और अगर आपको इस विषय का ज्ञान है तो आप इस विषय के माध्यम से अपना बचाव कर सकते हैं। तो इस विषय में आज मैं आपको बारीकी से बताने वाला हूं, और बारीकी से इसके बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे। बाकी के लोगों का, राकेश जी कह रहे हैं आपसे मुलाकात हो सकती है क्या? अभी तो धरती पे हूं तो मुलाकात तो संभव है, जब ऊपर चला जाऊंगा तब तो देखो संभव नहीं है। तो नेचुरल बात है, मुलाकात क्यों नहीं हो सकती, इसी धरती पे रहता हूँ, तो संभव है मुलाकात, चिंता ना करें। ठीक है। तो सबसे पहला एक सिस्टम है कि हम कोई भी चीज अगर खरीद रहे हैं, कोई भी ज्ञान अगर प्राप्त कर रहे हैं, तो वो हमें क्यों करना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, उसका महत्व हमारे जीवन में क्या है। तो पहला जो टॉपिक मैंने आपको बताया कि आपको क्यों सीखना चाहिए, क्या सभी लोगों को ये समझ में आ गया अच्छे से? आजकल के लिए। ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रॉपर तरीके से आगे क्लास के अंदर बात करते हैं। हस्तरेखा विज्ञान। तो क्या होता है, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जब हम सीखते हैं तो सबसे पहले हमारे लिए क्या जरूरी है? सबसे पहले हमारे लिए जो जरूरी है वो ये है कि हम उस सब्जेक्ट के विषय में जानकारी हासिल करें, उसका इतिहास पढ़ें, कि वो जो ज्ञान है वो सच में हमारे जीवन में उपयोगी है या वैसे ही टाइम पास के लिए। सुषमा जी, आपका कोई सवाल है? आपने हैंड रेज किया है, तो प्लीज अपना अनम्यूट करें और बताएं आपका क्या सवाल है। अ, सर जय जिनेन्द्र सर, मैंने लेट ज्वाइन किया था, कोई बात नहीं, मैं लास्ट में पूछ लूंगी। आप सर अपने कंटिन्यू रखिए। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सर। सभी के सवाल लिए जाएंगे, डोंट वेरी। आपका किसी को भी कोई भी सवाल है, किसी भी प्रकार का सवाल है, आप सब लोग लास्ट में सवाल कर सकते हैं। सभी लोग लास्ट तक रुके, सभी के सवाल लिए जाएंगे, एक एक व्यक्ति के सवाल का जवाब दिया जाएगा, चिंता करने की। तो सबसे पहले चीज, हस्तरेखा विज्ञान। हस्तरेखा विज्ञान क्या है? हस्तरेखा विज्ञान ज्योतिष का ही एक पार्ट है। और उससे पहले आप सब लोगों को जानना यह है कि ज्योतिष क्या है। तो ज्योतिष, ज्योति प्लस ईश, यानी ईश्वर की ज्योति, एक ऐसा दिव्य ज्ञान जो मानव के जीवन के बारे में आपको जानकारी देता है। उसका भूत भविष्य वर्तमान कैसा है, ये हम ज्योतिष के माध्यम से जानते हैं। और उसी का ही एक पार्ट है हमारा हस्तरेखा विज्ञान। अब बात ये आती है कि ज्योतिष, सबसे पहले तो किसी भी चीज का हमारे को हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए कि वो चीज कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक चली। तो ज्योतिष की अगर बात की जाए, तो ज्योतिष जो है वो भारत में ही, यानी इसी भूमि के ऊपर पैदा हुआ, और यहीं से फिर दुनिया के दूसरे जगह जो है वो आगे गया। पहली चीज तो ये समझ लीजिए। और क्यों? कि हमारे यहां पर ऐसे महान ऋषि पैदा हुए हैं जिन्होंने हजारों लाखों वर्ष पूर्व इस बात का पता लगा लिया कि पृथ्वी से, जो सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं, उनकी दूरी कितनी है, उनकी आपस में दूरी कितनी है, कौन सा ग्रह का कितना उसका अपना परिक्रमा है, ये सारी चीजों के बारे में जानकारी उन्होंने ले ली। और उन ग्रहों का मानव शरीर के ऊपर क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में जानकारी उन्होंने हजारों लाखों वर्ष पहले ले ली। और उसमें जिन विद्वानों का सहयोग रहा, जिन महर्षियों का जो सहयोग रहा, उनके नाम अगर आज की क्लास में ना लिए जाएं तो ये ठीक नहीं है। तो ऐसे जो महान विभूति थी, जिनका नाम हम लेना चाहेंगे यहां पर, महान ऋषि समुद्र, आदि कवि वाल्मीकि जी, महर्षि वेद व्यास जी, महर्षि पाराशर जी, महर्षि वरामिहिर जी, राजा भोज, नारद जी, देवमुनि नारद जी, वशिष्ठ जी, अत्रि जी, कश्यप जी, मरीचि जी और मनु जी,
और ऐसे और बहुत से विद्वान हुए हैं, क्योंकि सभी का नाम लेना यहाँ पर संभव नहीं है। लेकिन जिन जिन मुख्य का नाम मैं जानता हूं वो मैंने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया, कि इन्होंने अपने तप के बल के ऊपर हजारों साल पहले ही इस बात का पता लगा लिया कि मानव शरीर के ऊपर इन ग्रहों का क्या प्रभाव है, वो कब होगा, कैसा होगा, और इसके आधार पर जो हमें ज्ञान दिया वो ज्योतिष है। अब बात ये आती है कि पामिस्ट्री की अगर बात करें, पामिस्ट्री क्या है, पामिस्ट्री कहां से आया। तो जैसे मैंने बताया कि ज्योतिष का ही एक पार्ट है पामिस्ट्री। पामिस्ट्री पार्ट है समुद्र शास्त्र का। समुद्र शास्त्र क्या है, हमारे एक महान ऋषि हुए जिनका नाम समुद्र ऋषि था। उन्होंने ग्रंथ की रचना करी जिसका नाम समुद्र शास्त्र था। और समुद्र शास्त्र का क्या है, मानव शरीर के अंगों का अध्ययन करके उसके जीवन के बारे में जानने की जो ज्ञान है, कला है, वो जो है वो समुद्र शास्त्र है। और उसी का ही एक पार्ट है हस्तरेखा विज्ञान। तो हस्तरेखा विज्ञान जो है वो काफी पौराणिक है, बहुत ही अपने आप में बड़ा विशेष है। और जैसा मैंने आपको बताया कि हस्तरेखा विज्ञान के महत्व की अगर बात की जाए तो महत्व तो इसका बहुत मल्टीपल है, अलग अलग प्रकार से। चूंकि ये एक छोटी क्लास है, डेमो क्लास है, इसलिए मैं आपको संक्षिप्त जानकारी ही यहाँ पे दे रहा हूं। जैसे मान के चलो कि हर व्यक्ति के हाथ की जो बनावट होती है, हर इंसान के फिंगरप्रिंट, इस धरती के ऊपर जितने इंसान हैं उनमें किन्हीं दो व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट समान नहीं है। तो इसका कितना बड़ा विशेष महत्व आप आसानी से समझ सकते हो कि अपने आप के अंदर बड़ा विशेष सब्जेक्ट है। दूसरा इसका एक और भी बताता हूं आपको कि ज्योतिष से यहाँ बहुत से ज्योतिषाचार्य बैठे हैं, बहुत से दूसरे विद्वान भी बैठे हुए हैं। लेकिन एक बात से सारे लोग इत्तेफाक रखेंगे जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। सपोज करो कि मुंबई का कोई बड़ा हॉस्पिटल है जिसके अंदर 50-60 लेबर रूम है एक साथ, और कोई ऐसी घटना घटित होती है कि बिना एक सेकंड का फर्क किए 5 बच्चे एक साथ पैदा हो गए, तो उनकी जो जन्म कुंडली बनेगी सेम बनेगी, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं हो सकता। लेकिन उनके हाथों को अगर देखा जाएगा तो सबकी हाथ की रेखाएं अलग अलग। तो आप समझ सकते हो कि ईश्वर हर इंसान का जो हाथ है वो अलग बनाता है, डिफरेंट बनाता है, और उसके हिसाब से ही हम उसका प्रेडिक्शन कर पाते हैं, उसका फलादेश कर पाते हैं। तो ये अपने आप में बड़ा विशेष विषय है। अब बात ये आती है कि ये जो विद्या है, इस विद्या का वर्तमान युग में जिन महान विद्वानों ने सहयोग प्रदान किया आगे बढ़ाने में, अगर आज की क्लास में उनको याद नहीं किया जाए तो हम उनके साथ में नाइंसाफी करेंगे। तो उनमें मेरे महान गुरु परम पूजनीय सदगुरु डॉक्टर नरेंद्र श्रीमाली जी और परम पूजनीय सदगुरु डॉक्टर भोजराज द्विवेदी जी का जो सहयोग है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। उन्होंने समाज को बहुत बड़ा ज्ञान प्रदान किया है, इस बात में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं। तो हमें उनको भी याद करना चाहिए। अब दोस्तों, ये एक छोटा सा इंट्रो था। अब बात करते हैं एक अलग तरीके से कि हस्तरेखा विज्ञान इतना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जो कि अपने आप में बड़ा विशेष है। तो फिर ऐसा क्या कारण है कि आज के समाज के अंदर बहुत कम पामिस्ट मिलते हैं, या कोई भी व्यक्ति अपने नाम, जैसे अभी मैंने पूछा यहाँ पर कि अगर आप जिस विद्या से संबंध रखते हैं उसका नाम लिखें, तो यहाँ पर एक भी व्यक्ति का नाम पामिस्ट नहीं लिखा हुआ। जनरली अगर आप वैसे भी देखेंगे तो आचार्य फला, एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रो वो, वास्तुशास्त्री न्यूमरोलॉजिस्ट ये सब लोग लिखते हैं। लेकिन बहुत कम लोग अपने नाम के आगे पामिस्ट लिखते हैं। ऐसा क्यों? क्या तो लोग पामिस्ट्री को कैजुअली लेते हैं, यार पामिस्ट्री तो मेरे को आती ही है, ऐसा हर आदमी सोचता है। लेकिन जब प्रेडिक्शन करने लगता है तो क्या होता है कि प्रेडिक्शन उनकी गलत साबित होती है। इसका कारण है, आप सब लोग एक बात से इत्तेफाक रखते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। क्या इस बात को आप लोग मानते हैं, नहीं मानते कि बिना मेंटोर के ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता?
अगर सिर्फ किताबों के माध्यम से कोई व्यक्ति विद्वान बनता, तो सबसे बड़ा इस विश्व का ज्ञानी एक लाइब्रेरियन होता, क्योंकि उसकी ड्यूटी तो लाइब्रेरी में होती है, और सारे दिन वो नई नई किताबें पढ़ सकता था, तो वो तो बहुत बड़ा महान विद्वान होता। लेकिन ऐसा नहीं। जब तक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती है, प्रॉपर कोई आपको जानकारी देने वाला नहीं मिलता है, तब तक आप प्रॉपर तरीके से उस चीज को नहीं सीख सकते। अब दरअसल होता क्या है समाज के अंदर, ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि कोई मार्केट से 50-100 रुपए की एक किताब ले आते हैं, और उस किताब को पढ़ करके उनको लगता है कि मैंने सीख लिया है। दो चार बातें उनको, मतलब वो प्रेडिक्ट करते हैं, वो बातें सटीक चली जाती हैं, तो उनको लगता है पामिस्ट्री तो मुझे आ गई है। लेकिन जब फंसते हैं, तब उनको लगता है कि यार पामिस्ट्री तो एक गलत सब्जेक्ट है, इससे सही प्रेडिक्शन नहीं आती। तो दोस्तों दरअसल क्या है इसका रीजन, मैं आपको बताता हूं। कोई भी चीज अगर आप सीख रहे हो, उसका जब तक आपको प्रॉपर मेथड का नहीं पता है, प्रॉपर सिस्टम का आपको नहीं पता है, तब तक आप सही मायने में उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। इस बात को मानते हैं आप लोग कि कोई भी ज्ञान प्राप्त करने का उसका एक अपना सिस्टम है। उस सिस्टम को, जैसे मान लो हमारे को अंग्रेजी सीखनी, तो इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले तो एबीसीडी सीखनी पड़ेगी। एबीसीडी सीखने के बाद में हमारे को सेंटेंस बनाना सीखना पड़ेगा। उसके बाद में हमारे को ग्रामर सीखनी पड़ेगी। उसके बाद में हम आगे अंग्रेजी सीख पाएंगे। उसका एक सिस्टम है ना अपना, अंग्रेजी सीखने का। तो ठीक वैसे ही हर विद्या को सीखने का अपना एक सिस्टम है, और ज्यादातर लोग उस सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रेडिक्शन गलत साबित है। और पामिस्ट्री के मामले में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए जनरली हर व्यक्ति अपने आप को पामिस्ट तो समझता है, लेकिन पामिस्ट्री की जब वो प्रेडिक्शन करता है, तो वो सही प्रेडिक्शन नहीं कर पाता। इसलिए पामिस्ट्री को अगर आप सीखना चाहते हो, तो आपको सही उसका जो तरीका है, जो सही सिस्टम है, उस सिस्टम को सीखना पड़ेगा। और जो लोग ये सीखना चाहते हैं, अगर उनके आसपास में कागज और पेन है तो वो ले लीजिए। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि वो सिस्टम क्या है। लेकिन उससे पहले अपने कैमरे भी ऑन कर ले तो ज्यादा बेटर होगा। ज्यादातर लोगों के कैमरे ऑफ, फिर से ऑफ हो गए हैं। तो अगर आप सीखना चाह रहे हैं, सीखने के मूड में है, तो कागज पेन ले लीजिए। प्रॉपर तरीके से मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला, जिससे कि आप सच में सीख पाए। सभी लोग अपना कागज पेन ले लीजिए प्लीज। दीपक जी ने कहा ले लिया, वेरी गुड, ले लिया, बहुत अच्छी बात है। कंचन जी कह रही 5 मिनट में मैं कैमरा ऑन कर रही हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम। देखो ऐसा है, मेरा तो मकसद क्या है, कुछ भी नहीं है। मेरा एक ही मकसद होता है कि जो स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ रहा है, तो वो चाहे पैसे दे के जुड़े, और चाहे वो फ्री में जुड़े, मकसद एक ही होता है हमारा, कि वो इंसान सच में वहां से कुछ लेकर के जाए। अगर वो समय भी दे रहा अपना, तो उस समय के दौरान अगर वो वहां से कुछ दो बातें भी सीख करके जाएगा, तो वो चीजें उसके जीवन में काम है। और वो तभी संभव है जब आप अपना समय दो, प्रॉपर तरीके से चीजों को सीखने का प्रयास करो। तो दोस्तों लिखिए, हाथ देखने का तरीका। कि हस्तरेखा विज्ञान में सबसे पहली चीज जो हमारे को सीखनी चाहिए, वो चीज है हाथ देखने का प्रॉपर सिस्टम, तरीका जो है उसको हमारे को सीखना चाहिए। और वो तरीका क्या है कि सबसे पहले किसी भी जातक के हाथ का आकार जो होता है, उस आकार का हमारे को अध्ययन करना चाहिए। सबसे पहले हाथ का जो आकार होता है, आकार का हमारे को अध्ययन करना चाहिए। हाथों के जो आकार होते हैं, आकार मतलब साइज, उसका साइज कितना बड़ा हाथ है, उसका अध्ययन करना चाहिए। तो हाथों के जो साइज होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, बहुत बड़ा हाथ। नंबर 2, बड़ा हाथ। नंबर 3। सर थोड़ा सॉरी, सर थोड़ा धीरे धीरे बोलेंगे प्लीज, इफ यू डोंट ओके माइंड। ओके 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 ओके, नो प्रॉब्लम आई एम नो सो प्रॉब्लम। सॉरी, आई एम सो सॉरी सर। सबसे पहले हमें हाथ का जो आकार है, उसका जो साइज है,
हमें उसका अध्ययन करना चाहिए। और हाथों के जो साइज हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले जो हाथ होता है उसको हम बोलते हैं बहुत बड़ा हाथ। उसके बाद में आता है बड़ा हाथ। बड़े हाथ के बाद में जो आता है वो होता है सामान्य हाथ। सामान्य हाथ के बाद में आता है छोटा हाथ। और छोटे हाथ के बाद में आता है बहुत ज्यादा छोटा हाथ। उसके बाद में आपको जो अध्ययन करना चाहिए, हाथों का प्रकार। पहले आकार, उसके बाद में प्रकार, यानी टाइप ऑफ हैंड। तो हाथों के जो प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं वो भी लिख लीजिए। हाथों के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं, सबसे पहले प्रारंभिक हाथ। उसके बाद में समकोण हाथ। उसके बाद में चमचाकार हाथ। उसके बाद में दार्शनिक हाथ। थोड़ा फिर से बताइए। जी बिल्कुल से बता देते हैं। सबसे पहले प्रारंभिक हाथ। दूसरे नंबर पर समकोण हाथ, समकोण या वर्गाकार, स्क्वायर, जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। उसके बाद में चमचाकार। चमचाकार, चमचाकार, स्पून टाइप, जो भी सर आप लिख, उस हिसाब से आप अगर लिख सकते। सर अगर स्क्रीन में लिखा हुआ है तो वो दिखा दीजिए। सर पहले तो मैं ये केवल, अच्छा स्क्रीन दिखाऊं? ओके, एक मिनट। स्क्रीन में लिखा हुआ होगा, होगा ये रहा, ये लिख लीजिए। स्क्रीन में लिख लीजिए। ये देख लो जी, यहाँ इससे लिख लो। ये ठीक है, सारे के सारे लोगों को वो वहां पर आसानी हो जाएगी, आराम से देख लो। ठीक है ना? सबको दिख रहा है ना अच्छे से, प्रॉपर तरीके से? मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है अब, या बोल के भी बताऊं? नहीं नहीं सर, देख के लिख लेंगे। हाँ, नहीं सर, ठीक है। लिख लीजिए आराम से लिख लीजिए। जब सबका हो जाए तो मेरे को बता देना, फिर उससे मैं आगे बढ़ूं। लिख लीजिए, तो जब सबका हो जाए तो बता दीजिएगा जी हमारा हो गया है। हरिओम हरिओम हरिओम। लिख लिया सब लोगों ने? जी सर। इतनी देर में तो टेप लेना चाहिए ना। लिख लिया सर। सर इसे सर सर आज, सर लिख लिया है, एक बार फिर से एक बार बोल दीजिए। किसी का कुछ गलती हुआ तो ठीक हो कर लेंगे। ओके ओके। सबसे पहले प्रारंभिक हाथ। दूसरे नंबर पर समकोण या स्क्वायर हाथ। चमचाकार हाथ, चमचाकार, स्पून टाइप, चमचाकार। आदर्शवादी हाथ, दार्शनिक हाथ, नुकीला हाथ। नुकीला हाथ के आगे पॉइंटेड भी लिख सकते हो। कोणिक हाथ, बहुत अधिक रेखाओं वाला हाथ, प्रशासकीय हाथ, और मिक्स हैंड। ठीक है?
तो ये जो है हमारे को, जो एक बार मैं वैसे हम लोगों को स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूं, वैसे मैं बता रहा हूं। यहां तक सबने लिख लिया अच्छे से? तो सबसे पहले हाथ का आकार यानी उसका साइज हो गया। उसके बाद में हाथ का प्रकार, उसका टाइप हो गया। उसके बाद में आपको हथेली का जो स्वभाव है उसका अध्ययन करना चाहिए। स्वभाव मतलब कैसा? हथेली का जो स्वभाव है वो 4 प्रकार का होता है। क्या तो हथेली आपकी सख्त होगी या बहुत ज्यादा सख्त होगी, क्या तो सख्त होगी या बहुत ज्यादा सख्त होगी, या हथेली मुलायम होगी या हद से ज्यादा मुलायम होगी। 4 प्रकार का स्वभाव है और चारों का अपना अपना अलग महत्व होता है। तो हमें उसको बारीकी से समझना चाहिए। उसके बाद में हथेली का जो रंग है उसका भी अपने को बारीकी से अध्ययन करना चाहिए। हथेली के रंग की अगर बात की जाए तो आप हाथ को देखोगे तो जो हथेली के रंग है वो कैसे कैसे दिखते हैं अपने हाथ में। कुछ लोगों की हथेली लाल होती है, तो कुछ लोगों की हथेली हद से ज्यादा लाल होती है। कुछ लोगों की हथेली पिंक होती है, गुलाबी होती है। कुछ लोगों की हथेली गुलाबी है, पीली होती है। कुछ की नीली होती है, तो कुछ की ब्लैक होती है। तो वो भी एक बड़ा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, हमें उसको भी बारीकी से देखना चाहिए। उसके बाद में आपको जो हथेली की गहराई है, ये जो सेंटर है, इसको बारीकी से समझना चाहिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। उसके बाद में आपको जो फिंगर्स हैं, उंगलियां हैं, उसका अध्ययन करना चाहिए। क्या आपकी उंगलियां कैसी हैं? उंगलियां सीधी हैं, टेढ़ी मेढ़ी हैं, झुकी हुई हैं, आगे हैं, पीछे हैं? उनकी आकृति कौन सी है, उनका आकार कौन सा है, उनका प्रकार कौन सा है? ऐसी बहुत सी चीजें होती है, तो हमें उनको भी बारीकी से समझना चाहिए। उसके बाद में आपको अंगूठे पे आना चाहिए। अंगूठे को भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो उसको भी बारीकी से समझना चाहिए। उसके बाद में आपको नेल्स, जो नाखून होते हैं, उनका बारीकी से अध्ययन करना चाहिए। नाखूनों का अध्ययन करने के बाद में फिर हथेली के जो पर्वत हैं, हमें उस पर आना चाहिए। और पर्वतों को आप बारीकी से देखिए, वो अपने स्थान पर हैं, इधर उधर खिसके हुए हैं, बहुत ज्यादा उभरे हुए हैं, दबे हुए हैं, उनकी क्या स्थिति है, वो भी अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। उसके बाद में रेखाओं पे आना चाहिए। जबकि जनरली क्या होता है, आम आदमी सबसे पहले हाथ में रेखा देखता है, बाकी कुछ नहीं देखता। अरे बात, तेरे हाथ में तो बहुत अच्छी भाग्य रेखा है, तू तो करोड़पति बनने वाला है। अरे तेरी तो जीवन रेखा टूटी हुई है, तू तो मरने वाला है। ऐसी घोषणाएं करते हैं नहीं करते लोग? जिन्होंने 50 रुपए की किताब पढ़ करके जो पामिस्ट बने हैं, वो लोग क्या करेंगे? यही तो करेंगे कि आधे अधूरे ज्ञान के आधार पर प्रेडिक्शन करेंगे, जो कि कभी भी सही नहीं होता। जबकि तरीका क्या है? सबसे पहले हाथ का आकार, फिर प्रकार, फिर हथेली का स्वभाव, हथेली का रंग, उसके बाद में हथेली का गहराई, हथेली के गहराई के बाद में हथेली का स्पर्श, उसके बाद में फिंगर्स, अंगूठा, अंगूठे के बाद में नेल्स, नेल्स के बाद में आदमी पर्वतों पे आएगा, और पर्वतों के बाद में आदमी रेखाओं पे आएगा। रेखाओं में भी सबसे पहले आपको मुख्य रेखाओं को देखना है, जो मेन लाइन है उनको देखना है। उसके बाद में लघु रेखा, फिर सूक्ष्म रेखा, और फिर अति सूक्ष्म रेखा, और फिर जो हथेली में अलग अलग प्रकार के जो विशेष निशान दिखाई देते हैं, उन निशानों को देखना है। और सबसे लास्ट में हमारे फिंगरप्रिंट और थंब प्रिंट का अध्ययन करना है। यानी एक हाथ देखने में तकरीबन 15 से 20 मिनट का समय चाहिए। और जो मेथड मैंने आपको बताया, इस मेथड को नोट कर लीजिए। इसी के आधार के ऊपर अगर आप प्रेडिक्शन करते हैं, तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपके जीवन में कभी भी आपकी प्रेडिक्शन गलत नहीं हो सकती। क्या आपने कभी सोचा है कि हाथ का जो आकार है उसके आधार पर रेखाएं फल देती हैं? क्या इस बारे में कभी सोचा आप लोगों ने? हाथ का जो आकार है उसका एक बहुत बड़ा महत्व होता है। जैसे मैंने आप लोगों को शुरू में बोला कि आप हाथ को दूर से देख करके किसी भी जातक के बारे में जान सकते हैं कि वो इंसान कैसा है। तो जैसे अपन ने सबसे पहले बात करी हाथों के आकार,
साइज। तो हाथों के साइज मैंने आपको 5 लिखवाया। बहुत बड़ा हाथ, बड़ा हाथ, सामान्य हाथ, छोटा हाथ, बहुत ज्यादा छोटा। तो शरीर के अनुपात में अगर किसी जातक का हाथ आपको बहुत ज्यादा छोटा बहुत बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, शरीर के अनुपात में अगर किसी जातक का हाथ आपको बहुत ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है, उस हाथ का स्वभाव आपको बहुत ज्यादा सख्त दिखाई दे रहा है, और हथेली जो है उसका रंग बहुत ज्यादा लाल या लाल दिखाई दे रहा है, उंगलियां जो है वो टेढ़ी मेढ़ी है, अंगूठा बहुत ज्यादा छोटा दिखाई दे रहा है, तो ऐसे इंसान से हमारे को दूरी बना करके रखनी चाहिए। ऐसा हाथ बहुत बड़े हाथ की श्रेणी में आता है, और ऐसे इंसानों में बुद्धि का अभाव होता है, तार्किकता नहीं होती है, अपने दिमाग से नहीं चलते हैं, दूसरों के दिमाग से चलते हैं। तो जनरली ऐसे इंसान क्या तो मजदूर किस्म के इंसान होंगे, यानी श्रमिक या लेबर क्लास टाइप के आदमी होंगे, या ऐसे इंसान अपराधी प्रवृत्ति के इंसान होंगे, और अपराध भी दूसरे के कहने पे करने वाले इंसान होंगे। तो अगर कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिलता है, तो क्या आप ऐसे व्यक्ति के साथ में दोस्ती आपको करनी चाहिए, या कोई रिश्ता ऐसे व्यक्ति के साथ में करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, तो हम उससे बच सकते हैं। ऐसे ही मान के चलो, जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, हाथ ही मिलाते हैं, हैंडशेक करते हैं। तो जब भी किसी जातक का हाथ आपको हद से ज्यादा मुलायम दिखाई दे रहा है, जब भी किसी जातक का हाथ आपको हद से ज्यादा मुलायम दिखाई दे रहा है, और हथेली का जो रंग है वो लाल या बहुत ज्यादा लाल दिखाई दे रहा है, और ये जो छोटी वाली उंगली है, लिटिल फिंगर, ये अन्य उंगलियों से दूर दिखाई दे रही है ऐसे, और अंगूठा छोटा दिखाई दे रहा है, तो ऐसे इंसान से बिल्कुल भी आपको मित्रता नहीं करनी चाहिए। ऐसा इंसान आपसे मित्रता केवल अपने स्वार्थ के लिए करेगा। वो तब तक आपके साथ है जब तक उसका स्वार्थ है। जिस दिन उसका स्वार्थ समाप्त हो गया, वो आपसे 1 मिनट के अंदर दूरी बना लेगा। अगर उसको आपका अहित करना पड़ा, मान के चलो कोई आपका दुश्मन है और उसने कहा कि भाई तू इसको मार दे, मैं तेरे को 50 लाख रुपए दे दूंगा, तो वो आपको मार भी देगा। 50 लाख तो मैंने ज्यादा बोल दिया, 5 लाख के लिए भी मार देगा, हो सकता है 50,000 के लिए भी मार दे। तो ऐसे व्यक्ति से दूरी बना के रखो। ऐसा व्यक्ति का अगर ये क्षेत्र बहुत ज्यादा उभरा हुआ है, इसको शुक्र बोलते हैं, और शुक्र सर एक पर्वत। बार फिर से बताएंगे? हाँ बिल्कुल बताएंगे सर, लेकिन कैमरा तो ऑन करके अपनी शक्ल तो दिखाइए, हम किसको बता रहे हैं हमें तो सर पता। शक्ल शक्ल हमारी अच्छी नहीं है। ऑपरेशन हुआ है हमारे साथ, इसलिए आवाज जितनी साफ सर, नहीं सर आपकी शक्ल बहुत सुंदर है, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं आप। आपको किसने कहा कि आपकी शक्ल है। सुंदर? ये बताओ थैंक आप। यू सर। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर लग रहे हैं सर, ऐसी बात नहीं सर। तो क्या होता है सर कि जब भी हम कोई कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो बात तो उस हिसाब से करनी चाहिए, वो ज्यादा अच्छा है। सर नाउथ 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 कैंसर का ऑपरेशन हुआ था, इसलिए आवाज साफ नहीं है और प्लस ये आवाज अरे नहीं है। डोंट वेरी, जीवन है, जीवन में संघर्ष चलता रहता है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। कभी भी ऐसा मत सोचिए, अभी भी सच में बता रहा हूँ, आप अच्छे स्मार्ट लग रहे हैं। जो थैंक भी यू सर। आपका ऑपरेशन हुआ वो मुंह के अंदर हुआ है, बाहर नहीं। बोला बाहर अच्छी शक्ल दिख रही है आपकी, चिंता मत करो। भगवान ने जो शक्ल दी है अच्छी है, डोंट वेरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चिंता थैंक यू सर। मैंने आपको ये बताया कि जब हम किसी व्यक्ति से हाथ मिला रहे हैं, और हाथ मिलाते वक्त अपने को ये फील होता है कि इसका तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हाथ है, उसका हाथ इतना ज्यादा है कि जैसे रूई को हाथ में लिया हो। प्लस उसके हथेली का रंग जब देखते हैं तो हथेली का रंग लाल या बहुत ज्यादा लाल दिखाई दे रहा है, फिंगर्स उसकी टेढ़ी मेढ़ी है, अंगूठा उसका छोटा दिखाई दे रहा है, और ये जो क्षेत्र है, अच्छा मैंने बताया यहां पर ये जो फिंगर है ये ऐसे टेढ़ी है, तो वो आदमी धोखेबाज किस्म का इंसान होगा। आपसे दोस्ती कर रहा है मित्रता के लिए, मतलब मित्रता नहीं है, अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है। वो आपके साथ तब तक है जब तक उसकी स्वार्थ आपके साथ में, जिस दिन स्वार्थ खत्म हो गया वो वहां से पास हो जाएगा। ऐसे ही ऐसे इंसानों का अगर ये क्षेत्र बहुत ज्यादा उभरा हुआ है, तो ऐसा इंसान घर में बैठाने के काबिल नहीं है, उसकी नजर आपकी बहू बेटियों के ऊपर होगी। ये सावधानी बरतने की जरूरत है।
तो नेचुरल है कि हम जीवन के अंदर बहुत से लोगों के साथ में हर तरह के व्यवहार करते हैं। किसी के साथ में मान के चलो कि मुझे अपनी बेटी के लिए रिश्ते के लिए कोई लड़का देखने के लिए जाना, और मैं हाथों को देखना जानता हूं या हाथ के बारे में थोड़ी बहुत भी मुझे जानकारी है, तो मैं उस व्यक्ति का हाथ का अंगूठा दूर से देख लूंगा, तो मुझे पता लग जाएगा कि ये इंटेलिजेंट है या नहीं है। मैं उसके फिंगर्स को देख लूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि इसके लाइफ में स्ट्रगल तो नहीं है। अगर मैं उसका हाथ का आकार दूर से देखूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि ये जो व्यक्ति है इसके जीवन में संघर्ष तो नहीं है। मैं उसका रंग देखूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि ये गुस्सेल प्रवृत्ति का तो नहीं है। मैं कुछ चीजें जो जरूरी है वो मैं उससे पूछूंगा तो वो तो उस वक्त तो वो बहुत दुनिया का सबसे अच्छा बच्चा बन के दिखाएगा, लेकिन हकीकत तो बाद में सामने आती है ना। लेकिन हाथ कभी झूठ नहीं बोलते। वो एक मिनट में उसकी औकात बता देंगे कि इसकी औकात ये है, ये बंदा कैसा है। तो क्या ऐसी स्थिति में हमें सीखना चाहिए, नहीं सीखना चाहिए? हमें जरूर सीखना चाहिए कि ये जो विषय है, ये विषय अपने आप में बड़ा विशेष है। जैसे मैंने आपको बताया हाथों के प्रकारों के बारे में बात कर रहे थे, तो हाथ के जो प्रकार होते हैं, हाथों में जैसे अपन ने बहुत से प्रकार मैंने आप लोगों को अलग अलग बताए। तो हाथ का जैसे एक प्रकार है, मैंने शुरू में बताया आपको, प्रारंभिक हाथ। तो प्रारंभिक हाथ कैसा होता है देख लीजिए, एक मिनट में दिखा देता हूं आपको स्क्रीन के ऊपर। इन व्यक्ति को तो सारा हिंदुस्तान जानता ही है, दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। तो ये जो हाथ, यानी कि आप किसी जातक का हाथ अगर भारी है, गुदगुदा है, लंबा चौड़ा है, उंगलियां पतली हैं, हाथ कोमल है, हाथ वजनदार दिखाई दे रहा है, तो ऐसे हाथ को हम प्रारंभिक श्रेणी का हाथ मानते हैं। और किसी भी व्यक्ति का हाथ अगर ऐसा है और उसमें अगर सिंपल छोटी सी भी भाग्य रेखा है तो वो 100 गुना ज्यादा प्रभाव डालेगी। यानी वो व्यक्ति बहुत तेज गति से जीवन के अंदर प्रोग्रेस करेगा। ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी तरफ एक हाथ का प्रकार है हमारा चमसाकार। तो मैं चमसाकार भी आपको दिखा देता हूं। ये चमसाकार हाथ है। अब इस हाथ के अंदर बहुत अच्छी भाग्य रेखा है, तब भी उसका प्रभाव इतना ज्यादा नहीं हो पाएगा। लाइफ के शुरुआत में उसको स्ट्रगल फेस आउट करनी पड़ेगी, जीवन संघर्ष भरा रहेगा। यानी नियम है कि उस व्यक्ति के जीवन में 35 साल की आयु तक उसको अप डाउन का सामना करना ही पड़ेगा। ये कन्फर्म बात है। तो कहने का मतलब कि केवल रेखा देख करके अगर आप कोई जातक प्रेडिक्शन कर रहा है तो वो रोंग है, वो गलत है। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रॉपर जो मैंने आपको हाथ का मेथड बताया है, इस मेथड के अनुसार अगर आप प्रेडिक्शन करते हैं तो आप प्रॉपर तरीके से आप फलादेश कर पाएंगे और आपका फलादेश कभी भी गलत साबित नहीं हो सकता। तो दोस्तों, इसी कड़ी में हम लोग एक केमिस्ट्री का प्रॉपर एक कोर्स लेकर के आ रहे हैं। और ये जो हमारा कोर्स आ रहा है, ये कोर्स हमारा टोटल 30 दिन का कोर्स है। तो ये कोर्स अभी से पहले हमने आज तक जो करवाया है उसमें क्या है, सिस्टम क्या है, वो समझा देता हूं आपको। कि 8 दिन की इसके अंदर थ्योरी की क्लासें होती है। सप्ताह में 2 दिन थ्योरी और अगले 5 दिन प्रैक्टिकल की क्लासें होती है इस कोर्स के अंदर। जिसके अंदर जैसे मान के चलो हमने हाथों के प्रकार पढ़ाए, तो फिर सभी लोगों को बोलेंगे कि अपने अपने हाथ उस ग्रुप में डालो और वहां पर डिस्कशन होता है कि आपका हाथ का प्रकार क्या है। फिर जैसे रेखाएं पढ़ाई तो सभी के हाथ डालेंगे। जैसे जीवन रेखा है तो जीवन रेखा के बारे में पूछेंगे, अगर कोई भाग्य रेखा का है तो भाग्य रेखा के बारे में बात, यानी वहां पर प्रैक्टिकल आपकी प्रैक्टिस उसमें होती रहती है। तो ये टोटल हमारा 30 दिन का कोर्स रहेगा। और इस कोर्स की अब तक जो हमारी फीस है वो हमारी 5100 रुपये रही है, 5100 रुपये रही है। और आज की क्लास में हम आपको एक विशेष ऑफर दे रहे हैं, लेकिन ये ऑफर केवल अगले 24 घंटों के लिए लागू होगा। अगर आप में कोई व्यक्ति ज्वाइन करना चाहता है तो उसका स्वागत है। वो हमारे क्यूआर कोड के ऊपर जाकर के 1100 रुपये का पेमेंट कर सकता है। और ये क्यूआर कोड मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। तो जो भी लोग हमारे साथ में जुड़ना चाहें वो जुड़ सकते हैं, उन सभी का स्वागत है। और इसी बीच के अंदर जिन लोगों के जो सवाल हैं वो अपने हैंड रेज करें और हैंड रेज करके अपना सवाल रखें। अच्छा, एक चीज और, आप लोग जो भी पेमेंट कर रहे हैं तो प्लीज पेमेंट कर करके उसका स्क्रीनशॉट आपको जिन्होंने इनवाइट किया उनको ही व्हाट्सएप पे भेजना है।
इस बात का ध्यान रखें। यानी इस क्लास में जिन्होंने आपको बुलाया है उन्हीं को ही आप ये भेजेंगे। जी सुषमा जी प्लीज। सर सवाल। नमस्ते सर, जय जिनेन्द्र। सर हमारा ये क्वेश्चन था कि सर जैसे हाथों की रेखा, जैसे आपने ज्योतिष के लिए बताया ना कि ज्योतिष भी काम करता है और हाथों की रेखा, तो सर ये हाथों की रेखा तो अभी जो वर्तमान में जो, जैसे हम जब से पैदा हुए हैं तब से लेकर जो भी समय निकल गया है, तो हमारे कर्म के ऊपर बदलती रहती है, या जो लिखवा के आए हम पिछले जन्म से वो चलती है, या क्या इसका कॉन्सेप्ट है सर, ये समझना है। कैसे काम करती है? मान लो कि हम आज जैसे कि इस फील्ड में है, पामेस्ट्री में है, आना चाहते हैं, या कोई ओकल्ट साइंस में कोई भी जाना चाहता है, तो क्या वो हाथों की रेखा में हम देख सकते हैं क्या सर? या वो बनती है क्या, एक कोई टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग बनती है, ऐसी कुछ, ऐसा कुछ होता है क्या? तो सारे सवाल एक साथ हाँ, एकदम से तोप भर करके सारे सवाल एकदम से फायर कर दिए। एक सवाल तो साथ। एक ही है सर। डोंट वरी, आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। पहली बात, हम जो हाथ भी मैंने जैसे बताया आप लोगों के हाथ जो देखते हैं तो उसमें रेखाओं के बारे में मैंने बताया। ये रेखाएं में सबसे पहले मुख्य रेखाएं, फिर लघु रेखाएं, फिर सूक्ष्म रेखाएं, फिर अति सूक्ष्म रेखाएं, ऐसे अलग अलग प्रकार के निशान होते हैं। पहली बात तो जब इंसान इस दुनिया में आता है तो उसके हाथ के अंदर सभी लाइनें फिक्स हैं, निर्धारित हैं, कंप्लीट। क्योंकि पामिस्ट्री, हस्तरेखा विज्ञान के माध्यम से आप ठीक वैसे ही प्रेडिक्शन कर सकते हो जैसे ज्योतिष की किसी भी विद्या के माध्यम से करते हो। सबसे पहली चीज तो आपको ये नोट करना है। यानी जो इवेंट हमें ज्योतिष की किसी अन्य विद्या के माध्यम से देख सकते हैं, वो सारे के सारे इवेंट हम हस्तरेखा विज्ञान के माध्यम से देख सकते हैं। तो ये तो है नहीं कि वो जब बनेंगे तभी हम देखेंगे। तो जब बच्चा पैदा होता है तभी ही उसके हाथ के अंदर वो सारे इवेंट होते हैं। पहली बात तो नोट कर लीजिए। अब होता क्या है कि जब छोटा बच्चा होता है तो उसका हाथ भी छोटा सा होता है, तो हम प्रॉपर तरीके से उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इसलिए वो बच्चा जब तकरीबन 8-10 साल का हो जाता है तो उसके हाथ का विकास हो जाता है, तो सारी लाइनें प्रॉपर तरीके से दिखना शुरू हो जाती हैं। तो 8-10 साल के अंदर हम प्रोडक्ट प्रॉपर तरीके से उसका प्रेडिक्शन कर सकते हैं और हम समझ सकते हैं कि इस जातक की किस आयु में क्या घटना घटित होगी। पहली चीज। दूसरी बात, आपका सवाल था कि क्या रेखाएं मतलब कि तत्कालीन आती हैं या फिर वो परमानेंट ही होती है। तो क्या होता है कि हमारे हाथ में जो रेखाएं होती हैं उनमें से जैसे मैंने बताया सूक्ष्म रेखाएं, तो सूक्ष्म रेखाओं में एक रेखा है उसका नाम है सहायक रेखा, और एक रेखा है जिसका नाम है राहु रेखा। तो राहु रेखा और सहायक रेखा, ये रेखा तत्कालीन रूप से बनती हैं और तत्कालीन रूप से मिट जाती है या धुंधली हो जाती है। तो इन रेखाओं का क्या महत्व है? सहायक रेखा आपके जीवन में आने वाले विशेष से प्रोग्रेस को दर्शाती है, और राहु रेखा आपके जीवन में आने वाले संकट को दर्शाता है। तो होने को तो वो इवेंट ऑलरेडी आपके हाथ में पहले से अंकित है, लेकिन जब मान के चलो किसी आदमी को कोई बीमारी आ रही है, जैसे अभी हमारे साथ में वो जो थे, उन्होंने कहा जी मुझे अभी सर्जरी करवानी पड़ी। तो अब ऐसी स्थिति के अंदर वो आप में क्या, तो वो जो सर्जरी का संकेत था उनके हाथ के अंदर, वो तो जब वो पैदा हुए तब से ही है। लेकिन जब सर्जरी का समय आया या वो बीमारी ज्यादा बढ़ी, उस वक्त एक तो उनकी हथेली का रंग चेंज हुआ, तो हथेली का जो रंग है वो बदलता रहता है। दूसरा, जिस पार्ट से संबंधित उनकी सर्जरी हुई, उस ग्रह से संबंधित मतलब उस अंग से संबंधित जो ग्रह है वहां पर कोई बैड साइन बना होगा, जैसे तिल आ गया हो, जाल आ गया हो, क्रॉस का साइन बन गया हो, ऐसा कोई सिम्टम वहां पर उस वक्त दिखाई दिया होगा। इसके अलावा उनकी लाइफ लाइन, माइंड लाइन और हार्ट लाइन को कोई रेखा, बारीक रेखा उस वक्त काट के गई होगी। तो ये जो संकेत है, ये संकेत उस समय बनते हैं। बाकी जो मुख्य रेखाएं, लघु रेखाएं जो है वो परमानेंट है, उसमें बदलती नहीं है। यानी किसी आदमी का 10 साल की उम्र के अंदर तो एक शादी का योग है,
और वो 25 साल की उम्र में हो जाए तो उसके 4 शादी का योग बन जाए, ऐसा संभव नहीं है। जो है वो निर्धारित है। तो कभी भी, हाँ, ये जो मतलब कि क्या है कि सामाजिक भ्रांतियां हैं, आधे अधूरे ज्ञान के आधार पे लोग ज्ञान परोसते रहते हैं। समाज में कहावत है ना, अर्जल गगरी छल कर जाए, अधूरा ज्ञान जी का जंजाल। तो लोग आधी अधूरी बातें करते हैं जिसकी वजह से इस प्रकार की चीजें होती हैं। बाकी सच्चाई इसमें कहीं भी नहीं है। ये कंफर्म बात है कि जो रेखा, जो भी इवेंट है, वो इवेंट शुरू में ही हमें पता लग जाता है कि इस जातक की इस आयु में इस प्रकार की चीजें। और बताइए, कोई और सवाल होता आपका? सर जैसे अभी हमको देखना हो, जैसे सहायक रेखा का आपने बताया है ना, तो अभी जैसे हमको पामेस्ट्री सीखना है, कोई भी ओकल्ट साइंस में जाना है, तो सर ये हम जान पाएंगे क्या जब सीखेंगे तब, कि बिल्कुल ये कोई रेखा। जान नहीं सकते, ये तो आप भी जान सकते हैं, आप सीखेंगे तो आप भी देख लीजिए आप, कि जो व्यक्ति के हाथ के अंदर, जो भी व्यक्ति ओकल्ट साइंस से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है ना, जो भी व्यक्ति जो ज्योतिष वगैरह से जुड़ा हुआ होता है, तो उसका जो ये है, ये पहली जो उंगली, फर्स्ट उंगली है, ये गुरु हाँ। की उंगली बोलते हैं, तर्जनी उंगली। और इसके नीचे होता है गुरु पर्वत। हम्म। और ये गुरु पर्वत थोड़ा सा खिसका होता है इस शनि की तरफ, इधर थोड़ा सा खिसका होता है। तो जो भी व्यक्ति ओकल्ट में आएगा उसका किसका होगा? अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हो तो आपके हाथ में ये संकेत 100% होगा। सर पर्वत ही नहीं है हमारे हाथ में तो। अरे, मेन पर्वत ही नहीं है हाथ में सर। ऐसा तो हो ही नहीं सब सकता। सब बैठा हुआ है, मतलब कि सब पर्वत हाँ, तो उभरा हुआ बैठा है हुआ है तो नीचे। वहां पर दूसरा संकेत और है कि आपकी मिडिल फिंगर का बीच का पोर बड़ा होगा। दूसरा संकेत ये होता है ज्योतिष में लेकर के जाने का। अच्छा। आपकी मिडिल फिंगर का बीच का पोर बड़ा होता है। तीसरा संकेत ये है कि यहां से एक रेखा चल करके, इधर से कोई रेखा चल करके और आपकी शनि से संबंध बना रही होती है। ये सारे संकेत हैं जो आपको ज्योतिष में सक्सेस, ओकल साइंस में संकेत दिखाता है कि आप यहां पर सक्सेस होंगे या नहीं हो पाएंगे। आप जितने भी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर इस वक्त, वो सारे के सारे इस चीज को देख सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ, क्या उस बात में कितनी सच्चाई है बता सकते हैं। कि जी आप बता रहे हो वो तो ठीक नहीं, वो तो गलत गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। अगर कुछ ऐसा हो तो कोई बता सकता है। ये तो आप भी, कोई भी देख सकता है। मैंने क्या कहा, हम ज्योतिष के माध्यम से जितने इवेंट जानते हैं वो सारे के सारे इवेंट हम इसके माध्यम से जान सकते हैं। तो टोटल सर एक्स, राइट। इसमें क्या सर, भविष्य में घटने वाली कोई भी घटना तो हम जान सकते हैं? फिर किस लिए सीखना सर? फिर जब वो ही नहीं जान सकते तो फिर सीखने का क्या मतलब है? नहीं, तो जैसे ज्योतिष में क्या होता है कि महादशा अंतरदशा में समय का पता चल जाता है कि इस समय होने वाला है। तो इसमें सर क्या पता चल जाता है कितने दिन बाद या कितने समय बाद बिल्कुल सर, आपकी किस एज में क्या घटना घटित होगी, सब कुछ टोटल। 20 साल में क्या होगा, 25 में क्या होगा, 15 में क्या होगा, 35 में क्या होगा, 50 में क्या होगा, कब आप जीवन में प्रोग्रेस करेंगे, कब आप पर आपका डाउनफॉल आएगा, कब आप कोई बीमारी के संकट होगा, कब आप कोई एक्सीडेंट का शिकार होंगे, कब आपकी बीवी भग के जाएगी, कब आपका बॉयफ्रेंड छोड़ के जाएगा, XYZ सब कुछ टोटल एक एक इवेंट। आप चुनाव लड़ रहे हैं तो हारेंगे या जीतेंगे, क्या रिजल्ट आएगा? आप नौकरी के लिए जा रहे हैं तो वहां पर आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? आपको गवर्नमेंट में जाना, प्राइवेट में जाना चाहिए, आपको किस फील्ड में जाना चाहिए, आपको किस फील्ड में करियर बनाना चाहिए, XYZ सब कुछ। मतलब ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो पॉइंट इससे नहीं जाना जा सकता। सब कुछ जान सकते हो। ठीक है जी। तो सुषमा जी, आशा है आपके सभी सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। सर एक राइट। क्वेश्चन सर और मैं था। सर तो एक ऐसा है, क्वेश्चन और था। मैं इसमें एक चीज पूछना चाह रहा था। दिलीप जी 1 मिनट, 1 मिनट बाद में पूछिए आप लोग। बाकी के लोग हैंड रेज के खड़े करें तो सर वो पागल तो है नहीं, जो वो तो हैंड चलिए रेज कर। ठीक। तो वही है सर, सिस्टम को फॉलो करिए। अगर आपको कुछ भी जानना है, हैंड रेज करिए, हैंड रेज करके कहिए, बीच में नहीं कोई भी। हाँ जी सुषमा जी, प्लीज अपना सवाल रखिए। हाँ सर, सर कोई बात नहीं सर, बाकी लोग पूछ ले, फिर अगर टाइम होगा तो पूछती हूँ। अरे बोलो बोलो, जल्दी बोलो भाई, इतना टाइम नहीं है हमारे पास में। और जल्दी सर बताओ। वो एक क्वेश्चन और था कि कार्मिक, जैसे जो कर्म के हिसाब से जो रेखाएं बनती हैं,
उसका क्या लॉजिक है सर वो? बता तो दिया मैंने अभी जस्ट नाउ हाँ? कि जब जैसे अभी इन्होंने कहा कि ग्रह महादशा जैसे जो आती है उसके हिसाब से हमारे जीवन में उनका प्रभाव पड़ता है। तो जैसे ही हम कोई उपाय करते हैं तो वो जो अच्छा बुरा जो समय है वो वहां से बदल, मतलब कि वहां वो जो रेखा है उसका वो धुंधली पड़ जाएगी। अगर मान के चलो किसी आदमी को कोई बीमारी आने का संकेत दिख रहा है, उसने उसके रिलेटेड उपाय किए, तो क्या होगा कि वो जो रेखा है वो रेखा धुंधली हो जाएगी या मिट जाएगी। जैसे कई बार देखा होगा हथेली में तिल आता है, वो तिल और अचानक वो तिल गायब हो जाता है। आपकी हथेली में तिल नहीं है, अचानक तिल आता है, बहुत अच्छा तिल दिखता है। तो वो आपके कर्मों के अनुसार। राइट। चलो जी, प्रियंका जी अपना सवाल रखिए प्लीज। प्रियंका जी अपना सवाल रखें, अनम्यूट करें। जी। हेलो। हाँ सर बोलिए। ये पूछना था कि जैसे कि मान लो किसी की रेखा, अभी किसी बच्चे की रेखा, जीवन रेखा छोटी है, हम्म। तो वो आगे थोड़ी और बड़ी हो से होने के चांसेस होंगे या फिर वो पहले क्या? बात तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, 99% लोगों को ये बोलते हैं कि अगर जीवन रेखा छोटी है तो मृत्यु का संकेत मानते हैं, जबकि जीवन रेखा कभी भी आपकी मृत्यु को नहीं बताती। पहली बात। दूसरी बात, आप जो बता रहे हो कि जीवन रेखा छोटी है, या वो मंगल रेखा है या उसके सहायक कोई दूसरी रेखा है, तो जीवन रेखा की अलग अलग स्थितियां होती हैं। उन मेरी स्थितियों का बेटी मेरी बेटी के बारे में किसी ने एक बार हाथ दे के बोला कि इसका 27-28 की साल की उम्र में ना इसका ध्यान रखियो। तब से ना मेरा केमिस्ट्री की तरफ मेरा थोड़ा था कि ना कम से कम मैं खुद ही सीख लूं कुछ, अगर ऐसा है तो। कोई बात नहीं, आप अपने बच्चे के हाथ का फोटो भेज देना, हम अब भी आप दिखा सकते हो अगर बच्चा है आपके पास में यहाँ पे। नहीं नहीं, अभी तो बच्चा नहीं है। तो अभी क्या फिर कर मुझे सकते बचपन से भी इंटरेस्ट था ही वो, जब मैं केमिस्ट्री में। हैं। मेरा मेरा हाथ देख पा रहे हैं क्या आप? हाँ जी, देख रहे हैं। ये मेरा जीवन रेखा देख पा रहे हो? हाँ, ऐसी ही है उसकी भी। तो मैं तो आपके सामने जिंदा बैठा हूँ, 50 साल क्रॉस कर गया हूँ। ठीक है, ऐसी है ना? हाँ। तो मैं आपके सामने जिंदा ही बैठा हूँ, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चिंता हाँ, ना बस करें। तभी तो टेंशन हो गई थी। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, दरअसल क्या है, आधा अधूरा ज्ञान जेगा जंजाल, अधूरी जानकारी के आधार पर लोग प्रेडिक्शन करते हैं, लोगों को पता ही नहीं है देखना क्या होता है। जीवन रेखा कभी भी मृत्यु को नहीं बताती। जीवन रेखा कभी भी आपकी मृत्यु को नहीं बताती है। मृत्यु को बताने के संकेत हाथ में दूसरे होते हैं जो लोगों को पता ही नहीं। राइट। और सर बचपन में ना एक कहानी पढ़ी, वो सुनी थी, पढ़ी थी कि एक शिष्य होता है और एक गुरु होता है, तो उसको गुरु को ना उसको कुछ समझ में नहीं आता, गुरु उसको बुरी तरह मारता है, पीटता है। फिर एक दिन उसको मारने के लिए अपनी छड़ी आगे करता है, वो अपना हाथ आगे करता है, तो देखता है कि इसके हाथ पे तो विद्या की रेखा ही नहीं है, तो उसको बोलता है कि भाई मैं तो तुझे बेवजह ही मार रहा था, तेरे हाथ में तो विद्या की रेखा ही नहीं है। फिर वो जाता है कुएं के पास, देखता है कि रस्सी से एक पत्थर कट सकता है, तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकता। तो फिर जाता है अपना हाथ चाकू से, वो मुझे बताइए भाई वो की विद्या की रेखा कहाँ पे होती है, तो वो अपना हाथ काटता है, वो चाकू से बना के लाता है, फिर अपनी खून से भरी हुई हथेली डाल के वो सर के सामने बोलता है कि अब मुझे देखो पढ़ाइए, मैं विद्या की रेखा ये बना कर आया हूँ। अब इस बात ये में कितनी सच्चाई हो सकती है? ये ऐसा हो किदवंत सकता है कि चाकू से ये काट के या किसी भी चीज से विद्या अरे वो जो रेखा हो सकती है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा झूठ है, बकवास है, किदवंतियां हैं, ये बकवास बात है, इन बातों का कोई बात नहीं। ये तो ऐसे ही है, बनी बनाई बात है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो है वो फाइनल है, ऐसा नहीं होता जैसे आप समझ रहे हो। नहीं, वो ठीक है। बचपन में सुनी थी तो वही याद था कहानी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, डोंट वरी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। हाँ जी, जोशी जी अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज और अपना सवाल। सर अनम्यूट करें, अनम्यूट अनम्यूट, टेढ़ा होने के लिए नहीं कहा मैंने आपको, आपको अनम्यूट करने के लिए कहा है, आप टेढ़े हो गए। जी सर प्लीज। राधे राधे सर। राधे राधे। सर मेरा मेरा क्वेश्चन ये था कि आप जो अभी क्लास लेंगे वो बेसिक नॉलेज होगी 1 मंथ की, या फिर जो है फुल नॉलेज होगी इसमें? जो कुछ अभी मैंने आपको लिखवाया वो कंप्लीट पढ़ाऊंगा। अभी जो मैंने ओके। आपको हाथ देखने का तरीका जो बताया ना मैंने आपको, उसमें जो जो जी। पॉइंट बताए वो सारे के सारे पॉइंट मैं आपको सिखाने वाला हूँ, टोटल कंप्लीट सारे के। तो कंप्लीट क्लास है, बेसिक नहीं है। राइट। राइट सर। ठीक है सर। ओके सर। ओके ओके। उसके बाद में कांता जैन जी। जी।
नमस्ते सर। नमस्ते मैम। सर मुझे ये जानना था कि क्या मतलब ये जो 1 महीने का कोर्स है, अब हर टाइम पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम क्लास कर पाएं, तो कहीं अगर हम बाहर रहे तो क्या हमें रिकॉर्डिंग मिलेगी? आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी और आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे और आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ओके। और रिकॉर्डिंग आपको ये लाइव। ये जो 1100 है सर, ये कंप्लीट पेमेंट है या इसके बाद कुछ और? नहीं नहीं, कंप्लीट करनी। ये देखो, कंप्लीट। इस वक्त इसके पीछे का अलग उद्देश्य है, लेकिन मैं बार बार लोगों को बताता हूँ यार ये बकवास करता है, लोगों को ऐसा फील होता है। दरअसल क्या है कि मेरा उद्देश्य ये था कि यार हमने ठीक है पामिस्ट्री सीखी और हम सिखा भी रहे हैं, आगे और भी दूसरे कोर्स करवाए हैं, लोगों को करवाते हैं बड़े लेवल के भी। लेकिन मैंने देखा कि यार कि समाज को अपन क्या दे सकते हैं। मेरी जो भावना थी कि मैं समाज को क्या दे सकता हूँ, तो मैंने सोचा यार मैं 1 महीने कम से कम मैं लोगों को एक मिनिमम चार्ज पर पढ़ा सकता हूँ। और जिससे जो सीखना चाहे, जो सच में जानना चाहता है, वो सीख ले। और उसके जीवन में अगर कोई भी एक चीज उसके जीवन में अच्छी हो गई तो कम से कम उसका भला हो जाएगा। ये हमारा एक उद्देश्य है। इसके अलावा दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है, एकमात्र उद्देश्य है। अदरवाइज तो आप समझते हैं, कोई भी दुनिया के अंदर आपको 30 दिन की क्लास इस रेट में नहीं पढ़ा सकता। इसीलिए हमारे इसीलिए मैंने सवाल किया सर। मैं बताऊं कि हम्म। हमारे जो साथी प्लेटफॉर्म है वहां पर 7 8 दिन की 10 दिन की जो क्लासें हैं, उनकी फीस 7 से 10 हजार रुपए। मैं आपको ये भी जी बता सर। देता हूँ कि दूसरे जो प्लेटफॉर्म है उनकी 10 क्लासों की फीस क्या है, तकरीबन मिनिमम 7 हजार से लेकर 10 हजार रुपए के बीच में उनकी फीस है। अब मैं इतना सस्ता, देखो लोगों को हजम नहीं हो रहा कि यार ये कुछ घोटाला है। लोगों को क्या लगता है कि कुछ घोटाला है, कि कुछ गड़बड़ कर रहा है ये बंदा। लेकिन ऐसा नहीं है। हम आपको प्रॉपर तरीके से जो बताया है वो पूरा सिखाएंगे, पूरा बताएंगे, प्रॉपर तरीके से आपको देंगे। प्रॉपर आपको वहां हेल्प करेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा आपके सवाल लेंगे, आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। तो आप जी बिंदास। सर। और सर ये स्टार्ट कब से होगी क्लासें? ये हमारा 4 अप्रैल से। 4 अप्रैल से। ओके सर। ओके। ओके। थैंक यू सर। ओके। ओके। ये अमित जी आपने हैंड रेज किया है, आप अपना सवाल रख सकते हैं। यार मैं तो सोच रहा है सर बंदा, यही पूछना था कि जो मैडम ने पूछा है। मैं हेलो। तो ये मैं तो ये सोच रहा है बंदा बीमार है यार, बेचारा बीमार है इसलिए लेटा हुआ है। मैं हाँ? लेकर मैं सब मैं अभी तो आया, ऐसा थका हुआ था मैं। मैं तो सोचा कि आप बीमार हो इसलिए लेटे हुए हो। हाँ भाई आयो 5 मिनट में। नहीं 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 नहीं, मैं थका हुआ था। मैंने तो यही सोचा कि यार ये बंदा बीमार है बेचारा, लेट करके फिर भी नहीं क्लास नहीं। ली। मैंने तो ये सोचा। अच्छा अरे आप सर मैं ठीक थका हुआ था, अभी आया था, लेटा ही था। हो। ओके, एक बताओ बात में। सर यही आप पूछना था कि जी बोलिए सर, बोलिए। नहीं, आप बताइए सर, आप बताइए। नहीं, मैं तो ये बता रहा हूँ कि भाई साहब आपने स्कूल कॉलेज में भी सो करके क्लास ली थी क्या? नहीं स्कूल सर, मैं थका हुआ था, तबीयत ठीक नहीं लगी। पे सो जाते थे नहीं क्या नहीं नहीं कि मास्टर जी मैं तो टांग फैला के सो नहीं रहा हूँ, नहीं। अब आपको जो पढ़ाना वो पढ़ा दो। अरे ये आप यार सर ऐसा नहीं है सर। आप सरस्वती माता को अपनी माता मानते हो, उसको ज्ञान की देवी मानते हो, तो आप तो उसका अपमान कर रहे हो यहाँ पे बैठ करके। सॉरी सर, सॉरी, ना थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं मैं चल थोड़ा रही थी। अलग टाइप का बंदा हूँ, ये बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। क्योंकि मुझे इस चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन ज्वाइन करता है कौन नहीं ज्वाइन करता, लेकिन जो गलत है वो गलत है। अगर आप हाँ एक ठीक है सर। विद्या के मंदिर में बैठे हो और वहां पर ज्ञान बंट रहा है, तो आपको उसका सम्मान करना चाहिए और उसको रेस्पेक्ट देना चाहिए। ये मेरा निवेदन आपसे। प्लीज बताइए अमित जी आपका सवाल है। ठीक है सॉरी सर, सर यही पूछना था कि क्लास कब से स्टार्ट है। क्लास वो 4 बता अप्रैल। दिया आपने। क्या अप्रैल सर? हाँ वो बता दिया, ठीक है। ओके ठीक सर। है सर, बस थैंक यू सर। ओके सर, अजीत शर्मा जी प्लीज अपना सवाल रखें। सर मेरे 3 सवाल हैं। जी सर और प्लीज। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, आपके इंपॉर्टेंट टाइम को मैं ले रहा हूँ। इट्स अ नो प्रॉब्लम। इम्पोर्टेंट। आई एम रियली थैंकफुल कि बहुत आपने इंफॉर्मेशन दी। जी सर। सर पहला सिली क्वेश्चन है। इट्स नॉट नेसेसरी कि मेरे को बोलना चाहिए, बट मेरे मन में है तो बोलना चाहिए। बिल्कुल सर, मेरे आपके पिताजी, मन आप तो पूछिए। हाँ मेरे पिताजी एक्चुअली कर्नल थे और ही इज नो मोर राइट नाउ। सो उन्होंने वो मतलब मेरे को बोलते थे, मेरे को किसी ने बोला हुआ था मेरे हाथ में गवर्नमेंट की रेखा है, मैं गवर्नमेंट जॉब में जाऊंगा, बट आई एम नॉट स्टिल इन गवर्नमेंट जॉब। तो मेरे पिता ने मुझे एक बार बताया था कि मर्द अपनी लकीर खुद, मतलब ये माइंड मत करना सर किसी मतलब लेडीज या जेंट्स के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो मेरे पिताजी बोलते थे दैट्स आई टोल्ड यू। वो बोलते थे कि मर्द अपना लकीर खुद खुद बनाता है, मतलब कर्म की लकीर खुद बनाता है। तो ये कहाँ तक सच है ये मुझे जानना था, इफ यू डोंट माइंड सर। सर देखो, एक बात तो, अगर सच में आप
इस बात पे विश्वास करते हो, मतलब कि ये चीजें तो क्या होता है, तो क्या है कि यहाँ पर हमारे हिंदुस्तान में ऐसे भी लोग रहते हैं जो भगवान को भगवान, यहाँ पर ऐसे लोग हैं उनकी नजरों में जो भगवान के मंदिर में मूर्ति रखी हुई है वो सिर्फ एक पत्थर है, जी हाँ। उनके लिए कुछ नहीं बोल सकते। हम्म। सही मायने में अगर देखा जाए तो ये सत्य बात है कि हमारे जीवन में जो कुछ होना है वो पहले निर्धारित है, बिल्कुल निर्धारित है। अब ठीक है। आपको किसी ने अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए बोला है कि गवर्नमेंट जॉब की रेखा है, तो मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट जॉब की रेखा है या नहीं है। मैं आपको वैसे बता दूं, हमारी जीवन रेखा होती है ये वाली, ये जीवन रेखा। और जीवन रेखा से अगर कोई रेखा चल करके और अगर आपके शनि पे जा रही है, सुन लो आप देखो अपना, आपके हाथ में नहीं है, गवर्नमेंट जॉब की रेखा है ही नहीं, आपको पता नहीं किसने कहा, ठीक है, लेकिन हम्म। नहीं है, मैंने देख लिया आपके हाथ में है ही नहीं, ठीक है। हम्म। तो जब भी किसी जातक के हाथ में शनि से कोई रेखा चल के, सॉरी, जीवन रेखा से चल के शनि पे अगर जा रही है तो वो उस आदमी के हाथ में सरकारी नौकरी का योग है, अदरवाइज नहीं है। ओके। जो भी घटनाएं हैं, जो भी चीजें हैं, वो सब कुछ निर्धारित हैं। कोई भी ऐसी ठीक है। घटना नहीं है कि जो, मतलब कि आदमी अपने हिसाब से, इंसान कुछ है ही नहीं। अगर ये बताओ इंसान ही सब कुछ करता तो इंसान पता है क्या कर सकता? कुछ नहीं कर ऑब्वियसली। सकता। इंसान ऑब्वियसली। वही करता है जो ईश्वर चाहता है, जैसा ईश्वर हमारे को चाहता है हम सिर्फ वैसे नाचते, इसके अलावा कुछ नहीं करते। तो जो लोग ऐसा बोलते हैं, मेरा बापू भी फौजी था, डोंट वेरी, आपका बापू नहीं, मेरा बापू भी फौजी था, और वो भी ऐसे ही बोलते थे, हम्म। ठीक है, मतलब मेरा बापू भी ऐसे बोलता था कि सारे हम्म। काम कर, ऐसे कुछ लेना देना नहीं है, तेरे इन करने से कुछ नहीं मिलने वाला, तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये एक सच्चाई है, मेरा 38 साल का एक्सपीरियंस है कि जिसके भाग्य में जो लिखा है उसके हम्म। जीवन में वही घटना घटित होती है। मेरा एक मित्र आया और हम्म। उसने मुझे कहा कि बोले यार मैं सरपंच का चुनाव लड़ूंगा। हम्म। तो बोलो तू हाथ देख, बोले यार मैं लड़ू या नहीं लड़ू। मैं बोला यार तू जब सोच के लिए तो लड़, क्या लेना देना है? बोलना यार बता। तो मैंने उसका हाथ देखा, मैंने कहा यार मत लड़ना, तू हम्म। चुनाव हार जाएगा। हम्म। वो तो ठीक है यार, तू कह रहा है तो बोलो चुनाव नहीं लड़ेंगे। मैंने कहा अब तू दूसरी बात लिख, ये मेरा लेटर हेड पड़ा है, इस पे लिख कि तू चुनाव भी लड़ेगा और तू 50 लाख रुपए का जूत भी खाएगा, नहीं तू 50 लाख के कर्जे के नीचे भी आएगा। बोले मेरा दिमाग खराब है, मुझे नीति बता रही है और तू ऐसा करेगा। अब कुदरती की बात है सर कि जब ये घटना घटित हुई उसके कुछ समय बाद में कोरोना आ गया और चुनाव आगे चला गया। उसके बाद में 8 महीने के बाद में चुनाव हुआ और 8 महीने के बाद में वो बंदा चुनाव में कूद गया धम। उसने जमकर पैसे लगाए, तकरीबन 50 लाख रुपए खर्च किए और तीसरे नंबर के ऊपर आया वो। तो निर्धारित है, जो मतलब है, आप मेरे यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। हम्म। तब पिछला चुनाव बंगाल में हो रहा था तो जितने भी एस्ट्रोलॉजर थे सारे कह रहे थे बीजेपी फाइट कर रही है, बीजेपी की सरकार बनेगी, सारे लोग ये बता रहे थे। मेरे यूट्यूब पर मैंने चुनाव से 6 महीने पहले वीडियो डाल दिया था कि अमित शाह या ममता, और मैंने साफ बता दिया था कि यहां पर ममता बनर्जी फिर से सरकार बना रही है। 6 महीने पहले बता दिया, वो निर्धारित दिखता है सर। जब मोदी जी यहाँ दिल्ली आए गुजरात से चल करके, तब मैंने बता दिया था ये बंदा कहां तक क्या टिकेगा। तो सर ये सब कुछ दिखता है, इन हाथों के अंदर सब कुछ निर्धारित है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। आज तक लाखों लोगों के हाथ देखे हैं और जिसको जो बताया वो फाइनल है। एक भी भविष्यवाणी मेरी गलत साबित नहीं हुई, सिंगल भविष्यवाणी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सर सब कुछ निर्धारित है, जो है वो जो लिखा है वही होना है। तो डेफिनेटली इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, अगला अगला सेकंड सवाल। क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन ये है, जैसे मेरी मैडम से बात हुई थी फोन पे, तो उनसे मैंने अपनी प्रॉब्लम्स बताई थी कि मुझे एक्चुअली क्या है, इसमें प्रोफेशनल बनना है। मैं सर अपने पर्सनल के लिए नहीं कर रहा हूँ, प्रोफेशनल के लिए। जी तो सर। उन्होंने बोली थी कि आपका 3 मंथ का कोई क्लासेस है। यस। मैं एडमिशन भी ले रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सर मेरी अभी 3 क्लासेस, एक एक्चुअली फेस रीडिंग की चल रही है। अभी फेस रीडिंग की स्टार्ट होने वाली है, मतलब परसों से स्टार्ट होगी। मेरा ओके न्यूमरोलॉजी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और एस्ट्रोलॉजी लास्ट स्टेज पे है। तो ओके मेरे ओके पास टाइम का, और एक्चुअली मैं एक कंपनी में वीपी हूँ, वॉइस प्रेसिडेंट हूँ। तो सर ओके। मेरे लिए टाइम प्रिडिक्ट कर पाना इट्स इम्पॉसिबल। जी तो जी जी। सर इसमें आपका थोड़ा सा मुझे हेल्प चाहिए कि हाउ जी कैन बी मैनेज, मतलब मेरा 8 बजे से लेकर, क्योंकि आज मेरा क्लास इसलिए नहीं था क्योंकि आज सर की शिफ्टिंग है। ओके ओके। मैं ज्योतिष पुंज से पढ़ रहा हूँ अश्विनी गौतम सर के अंडर में। तो सर अश्विनी क्या, जी को, अश्विनी जी को पूछ लेना मेरे बारे में। पक्का बिल्कुल पूछूंगा सर। वो तो मतलब काफी अच्छे हैं और
बताते भी हैं, लेकिन मैं असली पूछूंगा पर सर। तो सर असली एक्चुअली मुझे थोड़ा सा हेल्प इसमें चाहिए कि मैं थोड़ा प्रोफेशनल बनना चाहता हूँ इसमें, और प्रोफेशनली सर मुझे वो 3 मंथ का कोर्सेज करना है। तो इसमें आपका थोड़ा सा हेल्प चाहिए, प्लीज डू यू थिंक पॉसिबल टू डू। सर देखो, ऐसा है कि आप दो तरह की चीजें हैं कि ग्रुप क्लास करना चाहते हैं या पर्सनल क्लास करना चाहते हैं। एज यू विश, व्हाट यू वांट सर, मतलब आप जैसा चाहें सर। तो सर उसके लिए फिर अपन कल दिन में बात करेंगे इस विषय पे। कल दिन में कितने बजे सर? मेरा 2 से 3 बजे तक लंच रहता है सर। जब भी आप फ्री हो तब मेरे को 2 से 3 बजे तक मैं फ्री रहता हूँ सर। कोई दिक्कत नहीं, 2 बजे कॉल कर देना सर, 2 बजे। ठीक है सर, मैं मैम से नंबर लेके आपको कॉल करूंगा डेफिनेटली सर। तो आप दिन में बात करो, फिर मैं प्रॉपर आपको, मेरे पास में बहुत सारे ऑप्शन है जिनसे हम्म आपको इसमें हम जैसे मान के चलो हमारा एक रिकॉर्डेड कोर्स है, वो हम्म आपको दे दिया। वीक हम्म में कोई एक दिन हमने जो डाउट है वो ले लिए, तो ये हम्म भी हम लोग कर सकते हैं। आप इंडिविजुअली भी क्लास ले सकते हैं, ये भी किया जा सकता है। और भी दूसरे हम्म। माध्यम को सोचा जा सकता है उसके, तो वो अपन कल पक्का दिन सर में। पक्का। मैं कल 2 बजे डेफिनेटली आपको कॉल करता हूँ सर। नो प्रॉब्लम सर, नो थैंक यू प्रॉब्लम। सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू ठीक है सर। सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी जिंदल साहब, प्लीज अपना सवाल रखें। सभी से निवेदन है कि तुरंत प्रभाव से अपने सवाल रखें, जिससे कि मैं आपको, क्योंकि मेरा दूसरी क्लास का टाइम हो गया है, मुझे केवल 5 मिनट बचे हैं। जी जिंदल साहब जल्दी बताएं। हेलो। हाँ सर बताइए नमस्कार प्लीज। सर। नमस्कार सर, नमस्कार। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी है या भविष्य बताना जो है, अभी हमारे को नोन थे, वो अच्छे मतलब जो वो बोल देते थे कि भाई किसी के साथ ये होगा तो वो उसके साथ घटित होना ही होना था, यानी कि पत्थर की लकीर थी कि वो उन्होंने जो बोल दिया वो फाइनल है, उसको टल नहीं सकता। जी सर। ठीक है। लेकिन क्या हो गया कि उन्होंने बताना शुरू किया लोगों को, फ्री सेवा, टेलीफोन पे भी बताना, कोई चार्जेज नहीं, सिर्फ एक सोशल सर्विस या इंट्यूशन पावर से। लेकिन कुछ समय बाद जो जो वो जिन्होंने लोगों को बताया, वो सारी चीज वापिस उनके ऊपर आने लगी, यानी कि वो फिर विपत्तियों में कई साल बाद वो गिरते चले गए। वही चीज हुई जो उन्होंने लोगों की बात बताई, भी तेरे साथ ये होना है ये तो ये बकवास करो, ये ये तुमने बकवास बात गलती की है इस है। बात। सर इस बात में कोई सत्यता नहीं है, अब 1% भी कोई साम, सत्यता एक सेकंड, नहीं। उसके अरे नहीं साहब, जिंदल साहब सामने मेरी, वाला तो ठीक अरे है जी। जिंदल साहब, इस बात में कोई हेलो। सत्यता नहीं है, ये 100% बकवास बात है। आवाज ही नहीं। आपको आवाज नहीं आ रही है, मैं जो बता रहा हूँ, बाकी लोग अगर सुन पा रहे हो, तो इस बात में कोई सत्यता नहीं है। ये 100% हाँ। बकवास बात है कि ऐसा कुछ होता है। ये सामाजिक मतलब उनके कर्माज है, उनका अपना वो भुगतना पड़ रहा है। मैं तो यार 38 साल से बता रहा हूँ, भगवान की तरफ से धन्यवाद मेरे मालिक, बहुत सुखी हूँ। मेरे घर में मेरे सब कुशल मंगल है, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो ऐसे थोड़ी होता है, आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं तो बस वही आप, सर आपका अपना माइंड ठीक करें, अगली क्लास में आए। ठीक है, तो सभी लोगों को नमस्कार, धन्यवाद। क्योंकि मेरी अगली क्लास का टाइम हो गया, सॉरी, फिर कभी मिलेंगे। जो ज्वाइन करना चाहे उनका स्वागत है।